लेक्चर 4 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो आपको कल मैं यहाँ पे ही छोड़ा था, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, करेक्ट। और यहाँ पे जब ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा रहा था तो यहाँ पे ही मैं हाथों हाथ आपको सिखा दिया था लॉ ऑफ कम्यूटेटिविटी। तो सेम डायग्राम को मैं आपके सामने रखा हूँ कि दो वेक्टर में लिया था, वेक्टर ए और ए वेक्टर बी। तो यहाँ पे मैं वेक्टर ए का हेड पे वेक्टर बी को रखा और टू वेक्टर्स को एक ऑर्डर में लिया। और ए दो ट्रायंगल ऑफ क्या बोलता है कि कोई भी दो वेक्टर को अगर आप एक ऑर्डर में लेते हैं, देन अगर वो दो वेक्टर एक ऑर्डर में लिए तो ऑब्वियसली उसको टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल मान लीजिए। ओके, देन ट्रायंगल का थर्ड साइड, तो ए और बी रिप्रेजेंट द टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल, देन थर्ड साइड तो ही रहेगा, करेक्ट। बट थर्ड साइड शुड बी टेकन इन रिवर्स ऑर्डर। तो थर्ड साइड को रिवर्स ऑर्डर में अगर लेते हैं, देन दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी, देन इट इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी। ओके, अब इन सिमिलरली अगर वेक्टर बी के हेड पे अगर वेक्टर, किसी को भी थोड़ा भी डाउट रहेगा तो पूछना है ऑडियो ऑन करके, वेक्टर बी के हेड पर वेक्टर ए का टेल रखते हैं तब भी आपको ये मिलेगा। तो यहां का आर और यहां का आर डिफरेंट आर होगा या सेम आर रहेगा? सेम आर रहेगा। इसका मतलब है कि ए प्लस बी लिखें या बी प्लस ए लिखें, रिजल्टेंट हम लोग को सेम मिल रहा है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है स्टूडेंट की, यहां देखिएगा, सपोज कीजिए कि ए मार्कर है। तो अगर मैं बोलूंगा कि मार्कर का कंपोनेंट क्या है, तो सपोज कीजिए कि मैंने इसको ऐसे किया, तो ए पार्ट, ये जो कैप हुआ ए पार्ट, दीज आर द टू कंपोनेंट ऑफ दिस मार्कर, करेक्ट। हाँ या ना? ठीक है ना? इसके इसे क्या बोलेंगे? बोलेंगे सर दिस इज द कंपोनेंट ऑफ मार्कर, क्योंकि आप मार्कर इन दोनों को मिलाइएगा तो दिस इज द कंप्लीट मार्कर। ओके, सिमिलरली ये जो वेक्टर आर बना है, ये जो रिजल्टेंट है, तो रिजल्टेंट का मतलब होता है दो वेक्टर का एडिशन। तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर बना है वो एक्चुअली कौन कौन सा वेक्टर को मिलाकर बना? ये वेक्टर आर किसका रिजल्टेंट है? ए और बी का। इसका मतलब हुआ कि आपको नहीं लगता कि ए एंड बी आर द कंपोनेंट ऑफ आर? जिसको मिलाकर बनाएंगे उसको क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे कंपोनेंट। तो आर किसको मिलाकर बना है, किसको ऐड करने से बना है? ए एंड बी। दैट्स भाई अगर ये डायग्राम में बोलेंगे कि आर का कंपोनेंट, किसका कंपोनेंट? हाँ, वीडियो रुक रुक करा रहा है। ठीक है सौरभ, ठीक है। आप थोड़ा कनेक्टिविटी देखिए, तो अगर रुक रुक कर आ रहा है तो फिर से आप मीटिंग को लीव करके रिज्वाइन कीजिए। ओके, इसका मतलब है कि हम लोग अगर सपोज कीजिए कि यहां पे आज के बाद एक टर्म यूज करते हैं, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर का मतलब यह हुआ कि कोई भी रिजल्टेंट वेक्टर जिन सारे वेक्टर से बनेगा उन सारे वेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे? उन सारे वेक्टर को बोलेंगे कंपोनेंट ऑफ दैट वेक्टर, करेक्ट। इसका मतलब अगर पूछा जाए इस डायग्राम में, डायग्राम फर्स्ट, फिगर फर्स्ट एंड फिगर, सब लोग ध्यान से सुनिएगा, फिगर फर्स्ट और फिगर सेकंड में अगर आपसे पूछेंगे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर, तो क्या बोलिएगा? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर, आर ए एंड बी। सही है? इसका मतलब है कि रिजल्टेंट वेक्टर आज के बाद कोई ऐसा भी हो सकता है कि कोई रिजल्टेंट वेक्टर 10 वेक्टर से बना हो, करेक्ट। इसका मतलब यह हुआ कि वो 10 वेक्टर उस वेक्टर का कंपोनेंट है, हाँ या ना?
ओके, इसका मतलब है कि कंपोनेंट ऑफ आर आर ए एंड बी, तो आप इसको कंपोनेंट बोल सकते हैं। तो आज के बाद बिल्कुल अगर कोई पूछेगा कि इस वेक्टर का मतलब यहाँ पे कोई डायग्राम दिया जाए, क्योंकि आपको जस्ट बेसिक का आपका क्लास चल रहा है, तो कोई डायग्राम दिया जाएगा और उसमें किसी वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर का कंपोनेंट पूछा जाएगा, तो रिजल्टेंट वेक्टर जितने सारे वेक्टर से बनेगा उन सबको आज के बाद यू कैन से दैट दीज आर द कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर। इसका मतलब ए एंड बी आर द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर, ए एंड बी आर द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर। ओके, हाँ बोलिए। ओके, देखिए आप में से किसी स्टूडेंट का एक डाउट आ गया है कि मान लेते हैं कोई एक वेक्टर ए है, तो इस वेक्टर का, ये बहुत बार आएगा स्टूडेंट, डोंट वरी। तो इस वेक्टर का मैं अगर एक यूनिट वेक्टर बना रहा हूँ तो उसका ये डिफाइनिंग इक्वेशन है, मतलब इसको डिफाइन किया गया है कि किसी वेक्टर के अलोंग उस वेक्टर का डायरेक्शन का एक रिप्रेजेंटेटिव जिसका नाम है यूनिट वेक्टर, तो इसको पढ़ते हैं यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए, और उसका ये डिफाइनिंग इक्वेशन है। और डिफाइनिंग इक्वेशन क्या है? ओ वेक्टर और उस वेक्टर का किससे डिवाइड करते हैं? मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सा और बोल दिया कि एक काम कीजिए कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आप ऐसे लिख सकते हैं? देखिए तो, जिनका भी डाउट है लिख सकते हैं। और ये दिखाने के बाद बोला कि देखिए एक्चुअली जो मैंने लिखा है वही तो वेक्टर का फर्स्ट क्लास में वेक्टर का डेफिनेशन बोला था। किसी वेक्टर कैसा फिजिकल क्वांटिटी है? ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए, करेक्ट, और उसका डायरेक्शन होना चाहिए। तो ए का डायरेक्शन का रिप्रेजेंटेटिव कौन है? यूनिट वेक्टर ऑफ ए, करेक्ट। हाँ, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। दैट्स व्हाई अगर यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो इसके मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। दैट्स व्हाई किसी वेक्टर को अगर यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते, किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को अगर उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैग्नीट्यूड 1 होता है, बट 1 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या उस क्वांटिटी पे कोई फर्क पड़ेगा? करेक्ट। और तो अब समझ में आ गया। तो एक्चुअली मैं दिखाना चाहा कि देखिए यहां से यहां जब आ गए और बताया कि देखिए एक्चुअली में यही तो डिफरेंशन था वेक्टर का, बस ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। ओके, बट यकीन मानिए कि इस पे मैं कम से कम तो मोर देन 20 प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा यूनिट वेक्टर पे, डोंट वरी, क्योंकि असाइनमेंट में आपको बहुत प्रॉब्लम इसमें मिलेगा। और यहाँ जो यूनिट वेक्टर पे डिफाइन करके तो आप लोगों को लग रहा होगा शायद यूनिट वेक्टर से इतना ही पढ़ा के आगे निकल गए, ऐसा नहीं है। वापस आएंगे यूनिट वेक्टर पे, अभी ये राइट टाइम नहीं है, जस्ट ये इक्वेशन डेवलप करके छोड़ दिया हूं। ओके, इसलिए बिल्कुल मत घबराइए। कोई भी टॉपिक पर्सनली मेरा ये हैबिट, खुद का हैबिट है। और एक और चीज़ आपको बता रहा हूं कि मैं इस बात के लिए ज़्यादा कह सकते हैं बदनाम हूँ या फेमस हूँ कि मैं क्लास ज़्यादा लेता हूँ, कम क्लास नहीं लेता हूँ। तो अभी तो आपका 2 ही क्लास है, तो जब तक मैं खुद किसी चैप्टर में से अपने आप सेटिस्फाइड नहीं हो जाऊँ कि हाँ इस बैच को इतना क्लास मिल गया, अब ये मच मोर है, तब तक मैं वो टॉपिक को कंटिन्यू करता हूँ। इसलिए वेक्टर आपका जब तक पूरा क्लियर नहीं होगा, हर स्टूडेंट जो भी क्लास में अटेंड कर रहे हैं, किसी भी को भी अगर 1% भी कहीं पे डाउट रहेगा, पढ़ाएंगे 4 क्लास लेने के बाद 1 क्लास लेक्चर नहीं देंगे, सिर्फ डाउट सेशन रख देंगे। कहाँ कहाँ पे डाउट है, डाउट बोलिए, उस दिन सिर्फ डाउट क्लियर करेंगे, उसका कोई रिकॉर्डिंग नहीं। ओके,
वैसे ही मेरे पास व्हाट्सएप में बहुत सारा ऑर्गेनिक का भी आया कि सर पीडीएफ में यहाँ पे क्या लिखा हुआ था। आज जब क्लास शुरू करूँगा तब मैं आपको देख लिया हूँ, बट मैं वहाँ पर रिप्लाई करना सही नहीं समझा तो बोर्ड पे लिख दूंगा। देखिए यहाँ पे हो सकता है हैंड राइटिंग, वो मेरा ही हैंड राइटिंग है, जो मैं भेजा हूँ ना वो मेरा हैंड राइटिंग है, तो हो सकता है कि थोड़ा सा वो प्रिंट सही से नहीं आ पाया। हाँ, तो मैं उसको वहाँ पे लिख दूंगा। एक्चुअली वो आज से 20 ईयर्स पहले का नोटबुक है। यस, अभी थोड़े मैं आपको पढ़ाने के लिए नोटबुक बना रहा हूँ। ये 20 ईयर्स सब बाद में कभी बहुत बड़ा स्टोरी है। प्लानिंग नहीं था कि टीचर बनने वाले हैं, प्लानिंग तो यही था कि IIT बनने वाले हैं, इंजीनियर बनेंगे, बट डेस्टिनेशन की कम बैक टू आसाम, यहाँ पे फिर टीचर का हैबिट हो गया। ये कह सकते हैं कि यही आई एम वेरी मच हैप्पी विथ माई जॉब। टीचिंग इज वेरी गुड नोबल प्रोफेशन। तो ओके, नाउ कम टू द पॉइंट। अब देखिए, तो हम लोग ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, तो अब तो आपको समझ में आ जाएगा कि ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है। तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में किसी भी दो वेक्टर को किस में क्या लेते हैं, आउट ऑफ ऑर्डर या इन ऑर्डर, इन ऑर्डर। अब आप ये बताइए कि ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन का एक डिसएडवांटेज क्या है। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन का एक डिसएडवांटेज है कि ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से एट ए टाइम मैक्सिमम कितना वेक्टर को आप ऐड कर सकते हैं, 2। एट ए टाइम कितना वेक्टर को, 2 ही वेक्टर को ऐड कर सकते हैं। 2 से ज़्यादा वेक्टर को ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में ऐड नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब एक पॉइंट हम लोग को यहां पे नोट करना चाहिए, बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, क्योंकि ट्रायंगल में 3 साइड है, उसमें 2 साइड तो वेक्टर जो रहेगा जिसको जोड़ना है, और 3rd साइड उसका रिजल्टेंट रहेगा। तो बाय ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन एट ए टाइम, मैं नहीं बोल रहा हूं कि ट्रायंगल ऑफ से आप 10 वेक्टर को नहीं जोड़ सकते हैं, एक साथ कितना जोड़ सकते हैं, एक साथ 2 वेक्टर को। तो बाय ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन एट ए टाइम वी कैन ऐड हाउ मेनी वेक्टर, 2 वेक्टर। ओके, तो ये हम लोग को पॉइंट एक नोट करना चाहिए था। अब ट्रायंगल लॉ जब पढ़ रहे हैं तो यहां पे ही एक और लॉ पढ़ लेते हैं, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो देखिए, अभी मैं जितना भी वेक्टर में पढ़ा रहा हूं तो अभी मैं कोशिश कर रहा हूं कि कम से कम मैथमेटिक्स यहां पे आए, बट उससे भाग नहीं सकते हैं, ठीक है। बट अभी उन सारे चीजों को देख लेते हैं जिसमें विदाउट मैथमेटिक्स मैं आपको वेक्टर समझा सकता हूं। तो देखिए, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर, पॉइंट टू बी नोटेड, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन is just like triangle of vector addition. Only difference is that in triangle of vector addition we take 2 vector, but in polygon law of vector addition you can take any vector, 2 vector, 3 vector, 4 vector, जितना भी मर्जी है। तो polygon law of vector addition क्या कहता है, if n vectors are taken in, if n vectors are the side of a polygon taken in order, if n vectors are the side of a polygon taken in order, और साथ में लिख लीजिएगा ऑफ द सेम टाइप, ब्रैकेट में ऑफ द सेम टाइप। क्यों, एक क्योंकि पहले ही बढ़ा चुके हैं कि 2 वेक्टर का सेम टाइप का रहेगा तभी उसको ऐड कर सकते हैं, करेक्ट। और एडिशन ऑफ वेक्टर बोले या रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स बोले, अलग सेंस या सेम सेंस, सेम सेंस। तो इफ n वेक्टर्स आर द साइड ऑफ ए पॉलीगॉन
टेकन इन ऑर्डर, अब ब्रैकेट लिख दिया, आर ऑफ द सेम टाइप, देन फॉर क्लोजिंग द पॉलीगॉन n+1th साइड, मैं सब कुछ एक एक टर्म को समझा दूंगा। देन फॉर क्लोजिंग द पॉलीगॉन n+1th साइड टेकन इन रिवर्स ऑर्डर आर द रिजल्टेंट ऑफ these n vectors। तो देखिए मैंने क्या लिखा, इफ n vectors आर द साइड ऑफ ए पॉलीगॉन, करेक्ट। अगर मेरे पास n वेक्टर है तो उन सारे n वेक्टर को हम लोग क्या करना है, किसी पॉलीगॉन का n साइड बनाना है। बट द नेक्स्ट क्वेश्चन, सर n साइड कैसे बनेगा, तो अब बार बार नहीं सिखाएंगे। n साइड बनाने के लिए शिफ्टिंग कॉन्सेप्ट अप्लाई कर लीजिएगा, ओके। इट इज नॉट कंपलसरी कि सारा n वेक्टर आपको एकदम पॉलीगॉन बनाकर ही रेडीमेड दिया जाएगा। हो सकता है वेक्टर अलग अलग व्हाइट बोर्ड पर हो, तो उसको शिफ्टिंग कॉन्सेप्ट से n साइड ऑफ ए पॉलीगॉन बना लीजिएगा। तो इफ n वेक्टर्स आर द साइड ऑफ ए पॉलीगॉन टेकन इन ऑर्डर, मतलब हेड टू टेल हेड टू टेल हेड टू टेल, और क्या बोलना है, ऑफ द और आर ऑफ द सेम टाइप रहेगा, सेम टाइप का ही रहना चाहिए। देन किस पर्पस के लिए, देन उस पॉलीगॉन को क्लोज करने के लिए n वेक्टर को आप n साइड बना लिए। अब n आपके पास जिसका रिजल्टेंट निकालना है वो आप ऑलरेडी काम कर चुके हैं। देन फॉर क्लोजिंग द पॉलीगॉन n+1th साइड, जो पॉलीगॉन को क्लोज करेंगे तो n+1th साइड जो बनेगा टेकन इन रिवर्स ऑर्डर आर द रिजल्टेंट ऑफ दिस n वेक्टर, करेक्ट। अब इसको ऐसे एग्जांपल समझिए, यहां तक समझ, यहां पे एक बार आप लोग स्टूडेंट देख लीजिएगा, नहीं भी लिखते हैं तो कम से कम एक बार पढ़ लीजिए, दैट्स व्हाई मुझे समझाने में आसानी हो। पढ़ लिए, हाँ ना, कुछ बोल सकते हैं, ओके। सौरभ सोच रहे हैं कि एक प्रोजेक्टर ही इधर लगा देते हैं, सबको देखते रहेंगे, सारे पार्टिसिपेंट को। अब प्रोजेक्टर मेरे पास है, अब सबसे पूछते रहेंगे, और सबका नाम वहाँ पे रहेगा ही, बस नाम को शॉर्टकट में मत लिखिएगा, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई, मिस्टर जेड। दैट्स व्हाई कि यहाँ पे दे के पूछते रहेंगे, और मैं भी पढ़ाते रहूँगा तो कैसा मेरा एक्टिंग हो रहा है वो भी मैं देखते रहूँगा। यहाँ देखिए, मान लेते हैं कि मेरे पास n वेक्टर है, लाइक a1, a2, a3, a4 और ये डॉटेड देने का मतलब है कि इसके बीच में और भी बहुत सारा वेक्टर है, ओके। और ये है an, इसका मतलब मैंने कितना वेक्टर लिया स्टूडेंट, n वेक्टर। कौन कौन सा, a1, a2, a3, a4, इसके बीच में a5, a6, ये सब रहा होगा, ओके, कि n कुछ भी हो सकता है, और an। तो इस यहां से यहां तक इस n वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है, ओके, एंड ऑल वेक्टर्स आर टेकन इन ऑर्डर। तो मैंने क्या बोला, रिजल्टेंट क्या होना चाहिए, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करना है कि इस जो n वेक्टर आर द साइड ऑफ ए पॉलीगॉन, n वेक्टर्स आर द n साइड ऑफ ए पॉलीगॉन विच आर टेकन इन ऑर्डर। तो अब इसको क्लोज करना है, क्या करना है, क्लोज करना है पॉलीगॉन को। अब क्लोज करने के लिए तो यहां तक अगर n साइड है तो इस साइड का नाम क्या रहेगा, n साइड या n+1th साइड, n प्लस, बट इस n+1th साइड को किस ऑर्डर में लेना है, सेम ऑर्डर या रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर में लेना है, करेक्ट। तो ये जो r जो रहा, और r क्या है, r इज द रिजल्टेंट ऑफ a1 प्लस a2 प्लस a3 एंड an। यहां तक किसी को प्रॉब्लम, अगर कोई पूछेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलीगॉन,
पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन तो क्या बोलना है, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में एन वेक्टर को अगर एक ऑर्डर में लेते हैं तो उससे, और वो एन वेक्टर अगर एक एन साइड ऑफ द पॉलीगॉन बन गया तो उसका रिजल्टेंट निकालने के लिए उस पॉलीगॉन को बाकी जो जगह बचा हुआ है वो एक साइड बनाएंगे क्लोज करने के लिए, बट उसको रिवर्स ऑर्डर में लेंगे। किस ऑर्डर में लेंगे, रिवर्स ऑर्डर में। तो जो वेक्टर मिलेगा, क्या मिलेगा, तो जो वेक्टर मिलेगा वो सारे एन वेक्टर का क्या रहेगा, रिजल्टेंट रहेगा। करेक्ट, ठीक है ना। तो बोलिए रिजल्टेंट वेक्टर, पॉइंट बी नोटेड। आपसे कोई पूछेगा कि एन वेक्टर का रिजल्टेंट हाउ मेनी वेक्टर, किसी भी एन वेक्टर का रिजल्टेंट कितना वेक्टर होगा। फर्स्ट, किसी भी एन वेक्टर का रिजल्टेंट तो एक ही वेक्टर होगा ना, उसके लिए आप कितना एरो इंडिकेट कर रहे हैं। रिजल्टेंट का मतलब हाउ मेनी वेक्टर, वन वेक्टर। करेक्ट। चलिए अब इस डायग्राम को आप केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए। और आपको नहीं लगता है कि शायद ट्रायंगल ऑफ वेक्टरेशन नहीं भी पढ़ाते और सिर्फ पॉलीगॉन पढ़ाते तो उससे काम चल जाता ट्रायंगल लॉ का। विच वन इज मोर जनरलाइज, ट्रायंगल लॉ या पॉलीगॉन लॉ। इसका मतलब है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इज द स्पेशल केस ऑफ पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ में क्या था, दो साइड लेना था, पॉलीगॉन में क्या है, जितना मर्जी उतना साइड। इसका मतलब है कि बाय पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हाउ मेनी वेक्टर्स आर एडेड एट अ टाइम, कितना वेक्टर को एक साथ जोड़ सकते हैं। एन तो कुछ भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है। करेक्ट। चलिए अब इस डायग्राम को और भी एक बार एकदम ऑब्जर्व कीजिए और सोचिए कि इसमें कुछ नया सर को बताना है। तो आप ऑब्जर्व करके इस डायग्राम को बताइए तो आपने यहां से नया क्या सीखा, और फिर मैं बताऊंगा कि मैंने क्या सीखा। देखिए मैंने जो ऑब्जर्व किया कि अगर एन वेक्टर लेते हैं लाइक a1 a2 a3 a4 an, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए कौन सा एरो हम लोग को ड्रॉ करना था और कहां से ड्रॉ करना था। फर्स्ट सब स्टूडेंट बोलेंगे रिजल्टेंट के लिए कौन कौन सा पॉइंट को आप ऐड करना चाहते हैं। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए आपको नहीं, ऐसा नहीं होता है कि रिजल्टेंट निकालने के लिए जहां से शुरू किए हैं फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट वेक्टर का टेल, फर्स्ट वेक्टर का टेल और लास्ट वेक्टर का टेल या हेड। यस, इसका मतलब है कि यहां से एक और चीज सीख रहे हैं कि इफ n वेक्टर्स आर टेकन इन ऑर्डर देन रिजल्टेंट ऑफ दिस n वेक्टर्स ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट इसका इस a1 का टेल था, करेक्ट, और फाइनल पॉइंट क्या था, an का हेड। ये बहुत पार्टिकुलर क्रूशियल पॉइंट है, इससे आपका लाइफ आसान हो जाएगा, अब मेरा भी आसान हो जाएगा जब आप समझ लेंगे। तो इफ n वेक्टर्स आर टेकन इन ऑर्डर देन रिजल्टेंट ऑफ दिस n वेक्टर, पॉलीगॉन लॉ से सीख रहे हैं कि इफ n वेक्टर्स आर टेकन इन ऑर्डर देन रिजल्टेंट ऑफ दिस n वेक्टर डिपेंड्स ऑन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। बीच का पॉइंट पे डिपेंड नहीं करेगा। करेक्ट। इसका मतलब है if n vectors are taken in order then
रिजल्टेंट डिपेंड्स ऑन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। कौन सा पॉइंट? फाइनल पॉइंट। करेक्ट। तो देखिए रिजल्टेंट निकालने के लिए इनिशियल पॉइंट और यह है फाइनल पॉइंट है। तो एक नया चीज यहां से सीखे। इसका मतलब आज के बाद कभी भी रैंडमली अगर मैं बोल दिया कि देखिए मेरे पास ये है, ये 3 वेक्टर है ए बी एंड सी। मैं एक एग्जाम्पल लिया और ए बी सी को मैं एक ऑर्डर में लिखा हूं। अतः पूछा इन तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट क्या करना है? नहीं, ये तो ऑर्डर में ले ही लिए। ऑलरेडी ऑर्डर में ले चुके हैं ना, तो बस यहां से यहां तक ऐड कर दीजिए। हाँ या ना? इज इट कंपलसरी कि ऑलवेज बिल्कुल ऐसे सजा कर दिया जाएगा कि देखने से बढ़िया सा पॉलीगॉन लगे? इट इज नॉट कंपलसरी। दैट्स व्हाई मैंने ए बी सी को 3 वेक्टर को एक ऑर्डर में ले लिया। अतः पूछा रिजल्टेंट क्या होगा? तो रिजल्टेंट के लिए क्या करना है? इफ एन वेक्टर्स आर टेकन इन ऑर्डर देन रिजल्टेंट ओनली डिपेंड्स ऑन व्हाट? इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। करेक्ट स्टूडेंट? किसी को डाउट? अब इसका छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। आप लोग बोलते हैं ना कि सर डिस्प्लेसमेंट का मतलब अभी तक आप 10th क्लास में पढ़ते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्या पढ़ते हैं? बाद में आपको जब मैं रेस्ट एंड मोशन पढ़ाऊंगा काइनेमेटिक्स तो वहां पे और भी करेंगे, बट अभी के लिए एक एग्जांपल ऐसे देखिए कि लेट अस सपोज, अभी तो लॉकडाउन है तो नहीं निकल सकते हैं, बट फिर भी सोचने में क्या जाता है। लेट अस सपोज यू आर मूविंग फ्रॉम जू रोड तिनियाली टू गणेशगुरी। आपने कहां से कहां गया? जू रोड तिनियाली से गणेशगुरी, और गणेशगुरी से बड़ा बाजार, बिग बाजार। करेक्ट? और यहां से विशाल मेगावाट, और यहां से पहुंच गए घूमते हुए कॉटन कॉलेज। तो यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम वेयर? जू रोड तिनाली। तो जू रोड तिनाली से पोजीशन वेक्टर कहां पे? एक वेक्टर है, किसी के पोजीशन को बताने के लिए आपको अलग से पढ़ाएंगे पोजीशन वेक्टर क्या होता है, एकदम सही से कंप्लीट इंफॉर्मेशन। तो यू आर मूविंग फ्रॉम तिनाली टू गणेशगुरी, तो इसका पोजीशन वेक्टर ये हुआ। फिर गणेशगुरी से बिग बाजार, फिर यहां से विशाल मेगावाट, और यहां से कॉटन कॉलेज। अब तक पूछेंगे तो एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट का आगे चल कर पढ़ेंगे, अभी के लिए इसको बस सुन लीजिए और छोड़ दीजिएगा। डिस्प्लेसमेंट ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। डिस्प्लेसमेंट किस पर डिपेंड करता है? इनिशियल पॉइंट एंड। इसका मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? डिस्टेंस नहीं पूछ रहे हैं बच्चे, क्या पूछ रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट। तो जितना भी आप मूव किए उसका रिजल्टेंट जो हुआ वो यही रहा ना, डिस्प्लेसमेंट वाइज। इनिशियल पॉइंट्स को किससे ऐड कर दिए? फाइनल पॉइंट से ऐड कर दिए। तो इस वेक्टर, इस वेक्टर, इस वेक्टर और इस वेक्टर का रिजल्टेंट क्या रहा? ए वेक्टर रहा। करेक्ट? ओके। अब नेक्स्ट, अभी देखिएगा, एक एक चीज को आपको समझना है, ठीक है? अगर आपसे कोई पूछेगा इज इट कंपलसरी कि सारे वेक्टर का रिजल्टेंट एकदम बिल्कुल सेम प्लेन में ही होना चाहिए? इज इट कंपलसरी कि रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स आर प्रेजेंट इन द सेम प्लेन? तो इसको समझाने के लिए सपोज कीजिए कि मेरा एक वेक्टर है, यहां देखिएगा मेरा एक वेक्टर, नेक्स्ट एग्जांपल मैं क्या समझाने का कोशिश कर रहा हूं। मेरा एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर है बी, और वेक्टर ए और वेक्टर बी मेरा व्हाइट बोर्ड में है, व्हाइट बोर्ड के प्लेन में। और एक मेरा वेक्टर है, यहां देखिए दिखाई पड़ रहा है, मार्कर को देखिएगा, और मार्कर का ये जो मार्कर का जो टिप है उसको मैं बोल रहा हूं वेक्टर सी का हेड। क्या बोल रहे हैं? वेक्टर सी का हेड।
तो ए बी सी, क्या ऑल दिस थ्री वेक्टर क्या व्हाइट बोर्ड के प्लेन में है? यस सर या नो सर? ए और बी व्हाइट बोर्ड, ए एंड बी आर द प्रेजेंट इन द व्हाइट बोर्ड प्लेन, बट वेक्टर सी जिसको मैं मार्कर को वेक्टर सी नाम दिया हूं, ये क्या व्हाइट बोर्ड के प्लेन में है? नहीं है। और ए बी सी, और ये जो मार्कर को मैं वेक्टर सी माना हूं तो उसका टिप को मैं मान रहा हूं हेड, करेक्ट? तो अब बताइए ए बी सी का रिजल्टेंट निकालने के लिए आप क्या करेंगे? यस, ए के टेल से सी का हेड। इसका मतलब है कि रिजल्टेंट ऑफ एन वेक्टर्स मे और मे नॉट प्रेजेंट इन द सेम प्लेन, करेक्ट? अगर हो नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसमें आप में से अगर आपके जगह पर मैं पढ़ते रहता तो मैं बोलता कि सर इसमें ऐसा शायद हो रहा है कि जितना भी वेक्टर है वो सारा वेक्टर, फॉर एग्जांपल a1 a2 a3 a4 a5 एंड an, इफ ऑल वेक्टर्स आर प्रेजेंट इन द सेम प्लेन, अगर सारा वेक्टर अगर सेम प्लेन में रहेगा लाइक व्हाइट बोर्ड, तब रिजल्टेंट भी व्हाइट बोर्ड में ही रहेगा, करेक्ट? अगर सारा वेक्टर, इफ ऑल वेक्टर्स और इफ ऑल एन वेक्टर्स आर प्रेजेंट इन द सेम प्लेन, को प्लेनार सेम प्लेन में प्रेजेंट रहेगा, तो उसका रिजल्टेंट भी उसी प्लेन में होगा। बट एन वेक्टर में से अगर कोई भी वेक्टर अगर सेम प्लेन में नहीं है, कुछ दूसरे प्लेन में है, तो रिजल्टेंट वेक्टर उन सारे वेक्टर के प्लेन में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, वेक्टर ए और वेक्टर बी अगर व्हाइट बोर्ड में है तो इसके लिए मैंने सॉलिड लाइन यूज किया, और वेक्टर सी के लिए मैं डॉटेड लाइन, तो डॉटेड का मतलब यहां पे है, यहां देखिएगा सब लोग, डॉटेड का मतलब मैं ऐसे बोल रहा हूं, ए मेरा वेक्टर कौन सा था? फर्स्ट वेक्टर सी। तो ये वेक्टर, अब मार्कर में यहाँ पे फेविकोल लगा के ऐसे कर नहीं ना सकते हैं, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, विजुअलाइज करने के लिए अगर बोल रहे हैं कि सॉलिड लाइन ए और बी है, तो डॉटेड लाइन का मतलब यहाँ पे हो गया कि मेरा क्या है, व्हाइट बोर्ड के प्लेन में वेक्टर नहीं है। तो रिजल्टेंट मेरा क्या रहेगा? रिजल्टेंट को सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करें या डॉटेड लाइन से? रिजल्टेंट क्या व्हाइट बोर्ड के प्लेन में रहेगा या व्हाइट बोर्ड से अलग प्लेन में रहेगा? तो ये मेरा आर क्या हो गया, और रिजल्टेंट किस पे डिपेंड करता है? इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो आर इज व्हाट? R is the resultant of A, B and C। तो एक चीज मैं आपको यह समझाने की कोशिश किया कि रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स मे और मे नॉट प्रेजेंट इन द सेम प्लेन डिपेंडिंग अपॉन व्हाट सिचुएशन, करेक्ट? चलिए अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलने जा रहे हैं, और इस बात को देखिए, अभी से मैं पहले ही रिमाइंड कर रहा हूं कि जेन है, हालांकि नाम नहीं लेना चाहिए यहां पे किसी के लिए पार्टिकुलरली, और नाम लूंगा भी नहीं। तो अगर मैं कभी भी किसी बैच में पूछता हूं 11th या 12th के बच्चों से जो बिल्कुल न्यू, जिनको फिजिक्स में पढ़ाना शुरू करता हूं, तो पूछते हैं वेक्टर का कितना कंपोनेंट। मैं अगर पूछता हूं कि वेक्टर का कितना कंपोनेंट होता है, आप में से एनीवन जानते हैं वेक्टर का कितना कंपोनेंट होता है? कितना कंपोनेंट? जो इन्फिनिटी बोल रहे हैं उनका नाम क्या है? अभिज्ञान। तो कैसे इनफाइनाइट हो सकता है अभिज्ञान? हाँ हाँ, वेरी गुड। तो एक्चुअल में कॉन्सेप्ट से कॉन्सेप्ट डेवलप कर लेना है। जब मैं पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा रहा था, तो पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में एन वेक्टर का रिजल्टेंट आर दिखाया, तो पॉलीगॉन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं। जनरली लोग बोलते हैं वेक्टर का 2 कंपोनेंट या 3 कंपोनेंट, जनरली लोग बोलते हैं वेक्टर का 2 कंपोनेंट या 3 कंपोनेंट। बट एक्चुअल में पॉलीगॉन लॉ से हम लोग को एक चीज और सीखने को मिला कि A1, A2, A3
A4 और AN, तो A1 A, तो एक्चुअल में A1 A2 A3 A4 एंड डॉट डॉट AN, ऑल दीज आर, इन सब को मिलाकर ही तो R बना है। तो इसका उल्टा अगर बोलेंगे कि R का कंपोनेंट कौन कौन, तो क्या बोलिएगा? A1 A2 A3 A4 एंड AN। इसका मतलब हाउ मेनी कंपोनेंट ऑफ R? तो n तो कुछ भी हो सकता है। तो यहां से बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्ट आप सीख रहे हैं कि किसी भी वेक्टर का कितना कंपोनेंट हो सकता है, हाउ मेनी कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर आर पॉसिबल। तो करेक्ट आंसर शुड बी व्हाट? इनफाइनाइट। तो इसको 5 स्टार देकर लिख लीजिए। कंपोनेंट ऑफ एनी वेक्टर कैन बी इनफाइनाइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सर, किसी भी वेक्टर का इनफाइनाइट कंपोनेंट रहेगा तो उस वेक्टर का इनफाइनाइट कंपोनेंट सर आप ब्रेक करने के लिए दीजिएगा। तो इन्फिनिटी तो मैंने भी नहीं देखा है और आप भी नहीं देखे होंगे, तो उतना नहीं दिया जाएगा। अगर आपको पता है कि किसी चीज़ को इतना पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, तो जो मेरा रिक्वायरमेंट रहेगा उसके अकॉर्डिंग ब्रेक करेंगे। करेक्ट? अब इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। तो आपको नहीं लगता कि जो लॉ बनता है, जो डिफाइन किया था, उसके अंदर बहुत कुछ छिपा हुआ रहता है, उसको डिकोड करने का रिक्वायरमेंट है, वहां से एक एक चीज को सीखने का रिक्वायरमेंट है। अब देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट। मान लेते हैं कि मैंने आपके सामने एक एरो, कोई एक वेक्टर ले लिया और यहां पे ऐसे लिखा A1 A2। अब तब आपसे पूछे कि बताइए R का कंपोनेंट क्या? A1 एंड, क्योंकि इन दोनों को एक ऑर्डर में लिए हैं, इन दोनों को क्या लिए हैं? एक ऑर्डर में लिए हैं। इसका मतलब A1 A2 का रिजल्टेंट R है। करेक्ट? सब लोग रिस्पॉन्ड करेंगे। ये आपके करियर की बात है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि पता नहीं मैं पूछूंगा। यहाँ पे विदाउट एनी हेजिटेशन, किसी को भी डाउट रहता है, बस यही डिफरेंस है कि आप क्लास में नहीं बैठे हैं, बट अपने आप को सोचिए कि मैं क्लास में, जैसे मैं सोच रहा हूँ ना कि सामने बेंच है फिर भी आप लोग हैं, इमेजिन करके आप लोग से पूछते हुए पढ़ा रहे हैं, वैसे ही। अब देखिए, अब आपसे पूछेंगे कि B1 B2 B3 का रिजल्टेंट क्या होगा? फास्ट B1 B2 B3 का रिजल्टेंट भी तो R, ध्यान से देखिए तो B1 B2 B3 का रिजल्टेंट R ही तो है। C1 C2 C3 C4, C1 C2 C3 C4 का रिजल्टेंट R। D1 D2 D3 D4 D5 DN DN-1 एंड DN। तो D1 D2 D3 D4 D5 बहुत सारा है यहां तक, इन सब का रिजल्टेंट R है। तो आप सोच रहे होंगे सर इस R का कंपोनेंट तो जैसे मर्जी आप वैसे ब्रेक करके जोड़ दे रहे हैं। करेक्ट? हाँ या ना? आप भी एक डायग्राम बना सकते हैं E1 E2 अपनी मर्जी से। इसका मतलब यहां से एक और बड़ा कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी वेक्टर का, मान लेते मेरा वेक्टर R है, तो किसी भी वेक्टर को कितने कंपोनेंट ब्रेक कर सकते हैं? इनफाइनाइट कंपोनेंट में। आपकी मर्जी है। मेरा अगर 2 कंपोनेंट का ब्रेक रिक्वायरमेंट था तो 2 कंपोनेंट ब्रेक कर सकते हैं। और द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर किस डायरेक्शन में?
किसी भी डायरेक्शन में B1 B2 B3 के लिए मैंने कोई अपना एक रैंडम डायरेक्शन ले लिया, B1 B2 B3, D1 D2 D3 रैंडम, इसका मतलब किसी भी वेक्टर का इनफाइनाइट कंपोनेंट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर डायरेक्शन आपकी मर्जी है, किसी वेक्टर को किसी डायरेक्शन में आप कंपोनेंट ब्रेक कर सकते हैं, करेक्ट? हाँ या ना? तो आज के बाद फ्रॉम माई साइड दिस, ओके ओके सर, अब देख लीजिए कोई स्टूडेंट एडमिन नहीं हो रहा है, देख लीजिए तो उनको बोलिए कि फिर से मीटिंग लीव करके फिर से ज्वाइन करेंगे। देखिए यहाँ पे तो हम लोग प्रॉपर लैपटॉप लेके बैठे रहते हैं, एक जो मेरे यहाँ पे कलीग हैं, तो एक्चुअली में हम लोग देखते रहते हैं कौन लीव कर गया, कौन ज्वाइन नहीं कर रहा है, बट उनको फिर से, अगर आप लोग का भी होता है तो फिर से मीटिंग लीव करके ज्वाइन कीजिएगा, रीज्वाइन। सॉरी, जोर से बोलिए। नेट थोड़ा ऐड हो गई, ओके ओके। नेट का देखिए मेरे तरफ से तो प्रॉब्लम नहीं है, अब बाकी नेट का तो कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम रहेगा, तो उसमें भी घबराने की बात नहीं है। और एक और बात है स्टूडेंट कि देखिए मैं भी अब कुछ नया चीज़, नया नहीं है वो बहुत पुराना चीज़ है, लेकिन मेरे लिए नया है। मैं यूट्यूब पे प्ले लिस्ट अब बना दिया हूँ, ठीक है? और जितना भी वेक्टर का लेक्चर मैं पढ़ा रहा हूँ उसको एक ही बार में आपको सेंड कर दूंगा। जैसे आज लगाकर 4 लेक्चर रहेगा डे 1 से, तो सब एक ही साथ आपको मिलते रहेगा प्लेलिस्ट में। एक लिंक शेयर कर देंगे, जैसे ही क्लिक कीजिएगा सारा वेक्टर का लेक्चर 1 2 3 4 एक जगह मिल जाएगा, ओके? वैसे ही केमिस्ट्री का भी लेक्चर 1 लेक्चर 2 लेक्चर 3, दैट्स वाई कि आपके पास एक जगह अरेंज रहे, व्हाट्सएप में रैंडम नहीं रहे। और उस लिंक को कहीं पे आप अपना लैपटॉप में फोल्डर बनाकर शेयर कर लीजिएगा, ऑल द लेक्चर ऑफ वेक्टर, ऑल द लेक्चर ऑफ ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर, ओके? और उसको मैं टाइम टू टाइम अप टू डेट करते रहूंगा। हाँ, देखिए इसमें कोई भी वेक्टर रिजल्टेंट की तरह एक्ट कर सकता है, लेकिन अभी यहां पे A1 A2 को मैं दिखाया हूं कंपोनेंट ऑफ R। अब अगर बोल दीजिएगा सर A1 भी तो रिजल्टेंट हो सकता है, A1 भी किसी का रिजल्टेंट हो सकता है, मैं यही तो सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि किसी भी वेक्टर को कितना पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। ये सिर्फ R नहीं, कोई भी वेक्टर, एनी वेक्टर कैन बी ब्रेक इन टू हाउ मेनी कंपोनेंट्स? इनफाइनाइट, इन विच डायरेक्शन? एनी डायरेक्शन। लेकिन क्या हम लोग इनफाइनाइट और एनी डायरेक्शन में ब्रेक करते रहेंगे तो पूरा लाइफ चला जाएगा, या मैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ब्रेक करूंगा? अब इसमें से किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि सर A1 भी तो रिजल्टेंट हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। फॉर एग्जांपल लाइक E1 E2 E3, इसका मतलब देखिए तो A1 को कितना कंपोनेंट ब्रेक कर दिया यहां पे? 3 कंपोनेंट ना, E1 E2 एंड E3। बट इज इट कंपल्सरी कि A1 का सिर्फ 3 ही कंपोनेंट होगा? और मैंने क्या कोई प्लानिंग किया कंपोनेंट ब्रेक करने के लिए, या रैंडम कोई भी डायरेक्शन ले लिया? कोई भी डायरेक्शन। दैट्स वाई जो मेरा स्टेटमेंट ये है कि एनी वेक्टर, तो एनी वेक्टर में A1 भी तो आ सकता है, उसका भी तो कोई कंपोनेंट हो सकता है। ये तो एनी वेक्टर can be break into how many components? Infinite component. In which direction? In any direction depending upon my requirement. Okay? Okay. तो ये था स्टूडेंट, दिस इज द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। शायद आप पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का हर एक पॉइंट को यहां तक समझ गए। एंड व्हाट द एडवांटेज ऑफ पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन? इसमें कितना भी वेक्टर को एट ए टाइम हम लोग ऐड कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्या सीखे? हाँ बोलिए। एनी नंबर ऑफ कंपोनेंट, हाँ कंपोनेंट में, हाँ प्लेन भी चेंज कर सकते हैं। इसका एग्जांपल मैं दे रहा हूं, यहां देखिए कंपोनेंट ब्रेक करने के लिए। ये मेरा वेक्टर ये है,
जो व्हाइट बोर्ड के प्लेन में है, करेक्ट। वेक्टर ए इज इन द व्हाइट बोर्ड प्लेन। बट सपोज कीजिए कि मैं बोला कि देखिए मुझे इसी वेक्टर का, अब सपोज कीजिए कि मैंने एक ऐसे ले लिया, मेरा वेक्टर ए व्हाइट बोर्ड के प्लेन में था, और स्टूडेंट देखिए कि मैंने एक मार्कर को ऐसे लिया और मार्कर के कैप को मान लीजिएगा हेड और इसको मान लीजिएगा टेल। देखिए तो क्या मार्कर का ये वेक्टर ए का प्लेन और इन दोनों वेक्टर का प्लेन सेम है या डिफरेंट है। और आप बहुत सारा एक ऐसे ले लीजिए, एक ऐसे घूम कर आ सकते हैं, समथिंग लाइक दिस, B1 B2 B3, एक कुछ ऐसे ले लेंगे B4 और फिर यहां से ऐड कर देंगे B5, हाँ या ना। तो देखिए अभी बस आप इतना जानिए और उसके बाद इतना सारा प्रॉब्लम आएगा तो आप यूज टू हो जाइएगा। जैसे आज फर्स्ट टाइम सुने कि ओके किसी भी वेक्टर का कितना कंपोनेंट, तो पॉलीगॉन लॉ से हम लोग ये सीखे कि किसी भी वेक्टर का कितना कंपोनेंट हो सकता है, इनफाइनाइट, और किस डायरेक्शन में, इन एनी डायरेक्शन। जब एनी डायरेक्शन बोल दिए तो प्लेन हो भी सकता नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। ओके चलिए, अब जब हम लोग यहां पे एक अब लॉ पढ़ा रहे हैं आपको, मान लेते कि मेरे पास 3 वेक्टर है A, B एंड C, और मुझे इन 3 वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है। क्या निकालना है? इन 3 वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है, करेक्ट। तो आप में से, और आपको ये बोल दिए हैं, सपोज कीजिए कि पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आता ही नहीं। मान लीजिए ऐसा कि पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आता ही नहीं, सिर्फ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ही पढ़ाकर छोड़ दिया जाता, तो देखते नहीं जब कुछ नहीं रहता है तो उसी का उपाय कर लेते हैं, वहां से ही काम चलाने की कोशिश करते हैं। तो वैसे ही सपोज कीजिए कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ही पढ़ाकर छोड़ देते, पॉलीगॉन नहीं पढ़ाते, और आपको 3 वेक्टर देते हैं A B C। सब लोग ध्यान से सुनिएगा, अगर पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन नहीं पढ़ाते एंड बिफोर पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सिर्फ ट्रायंगल लॉ से बोलते कि इन 3 वेक्टर को जोड़ना है, कैसे जोड़ते हैं? इसका मतलब पहले A और B का रिजल्टेंट निकालते और जो रिजल्टेंट मिलता उसको C के साथ ऐड करते। इसका मतलब स्टूडेंट आप में से कुछ लोग बोलना चाह रहे हैं कि सर पहले A प्लस B को ऐड कर लेते और उससे जो मिलता R1, करेक्ट, उस R1 को सर C के साथ ऐड कर लेते, और यही मेरा क्या रहता, फाइनल रिजल्टेंट, हाँ या ना। शायद आप मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ। मेरा कंडीशन सुनिए, मैं बोला कि मैं आपको पॉलीगॉन नहीं पढ़ाया हूं स्टूडेंट, सिर्फ ट्रायंगल लॉ तक ही पढ़ाया हूं। ट्रायंगल लॉ ही पढ़ाकर आपको एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जस्ट बाय यूजिंग द ट्रायंगल लॉ हाउ कैन वी ऐड दिस 3 वेक्टर। नहीं तो ट्रायंगल लॉ में, ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन में 2 ही वेक्टर को एट ए टाइम लेते हैं ना। तीन वेक्टर था, उसमें एक वेक्टर उसका उन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट था, और 3 वेक्टर था, उसमें एक वेक्टर जो था रिवर्स ऑर्डर में वो क्या था, वो दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट था, करेक्ट। दैट्स वाई देखिए अब इसमें से ऐसा भी हो सकता है कि अब ट्रायंगल लॉ का यूज करना है तो इसमें से आउट ऑफ दिस 3 वेक्टर किसी 2 वेक्टर को पहले ऐड कर लेंगे, जो मिलेगा उसको थर्ड के साथ ऐड कर लेंगे। अब इसमें से कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले B एंड C को ऐड कर ले, हाँ या ना, और B एंड C को ऐड कर ले और जो मिलेगा उसका नाम R2 दे देते हैं, और R2 के साथ A को ऐड कर दे। और तब कंफ्यूजन रहेगा
कि ए और बी को पहले ऐड करें और उसके बाद सी को ऐड करें, या बी और सी को पहले ऐड करें और तब उसके साथ ए को ऐड करें, डिफरेंट रिजल्टेंट मिलेगा या सेम रिजल्टेंट मिलना चाहिए? तो वन ऑफ द सिचुएशन इज दिस वन एंड अदर सिचुएशन इज दिस वन, और इसी को बोलते हैं तो देखिए अब इसमें से कुछ स्टूडेंट को लगा अच्छा इसमें फर्क क्या है, तो ए प्लस बी में बस ब्रैकेट दिया हुआ है। ए प्लस बी में ब्रैकेट देने का मतलब यहाँ पे स्टूडेंट ये था कि पहले मैंने ए और बी को ऐड किया, उसके साथ सी को ऐड किया। इसमें क्या किया, बी और सी को पहले ऐड किया, उसके साथ फिर क्या, उसके बाद क्या किया, ए को। इसका मतलब है कि आउट ऑफ दिस थ्री वेक्टर अगर किसी दो को ऐड करते हैं और जो उसका रिजल्टेंट मिलता है उसके साथ थर्ड को ऐड करते हैं तो सेम ही फाइनल रिजल्टेंट मिलेगा। एंड एक्चुअल में दिस इज ए वन ऑफ द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, करेक्ट। दिस इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ एसोसिएटिविटी। क्या बोलते हैं? इसको मैं प्रूफ कर दूंगा। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ एसोसिएटिविटी। इसको प्रूफ करने के लिए देख लेते हैं एक डायग्राम। अगर इन दो को प्रूफ करके दिखा दिए तब तो मेरे ऊपर ट्रस्ट हो जाएगा कि ऐसा भी होगा। ए है वेक्टर ए है वेक्टर बी और ए है वेक्टर सी, करेक्ट। अब देखिए, और ए है ए बी सी का रिजल्टेंट, चलिए स्टूडेंट ट्रायंगल ए बी सी में देखिए, ट्रायंगल ए बी सी में सब लोग को नजर आ रहा है डायग्राम? ट्रायंगल ए बी सी में कौन सा दो वेक्टर एक ऑर्डर में है? ए और बी। तो ट्रायंगल ऑफ से ए और बी का रिजल्टेंट को हम लोग यहां पे क्या माने थे? तो दो वेक्टर एक ऑर्डर में है तो थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन रिवर्स ऑर्डर, उन दोनों वेक्टर क्या होता है? रिजल्टेंट। इसका मतलब यहां पे ए तो समझ में आ गया कि R1 इज द रिजल्टेंट ऑफ व्हाट? ए एंड बी, करेक्ट। आप लोग हाँ बोलते रहिए कम से कम, हाँ या ना जो भी। अब आप ध्यान से देखिए ट्रायंगल ए सी डी, ए हो गया ट्रायंगल ए बी सी, नाउ ट्रायंगल ए सी डी। इन ट्रायंगल ए सी डी विच टू वेक्टर्स आर इन ऑर्डर? कौन सा दो वेक्टर एक ऑर्डर में है? बोलिए R1 एंड सी। वन क्या है? R1 एंड, पूरा बात बोलना है, R1 एंड सी, वेक्टर R1 एंड वेक्टर सी। और ट्रायंगल ए सी डी में R1 और सी एक ऑर्डर में है तो कौन सा वेक्टर रिवर्स ऑर्डर में है? R वेक्टर। इसका मतलब R1 प्लस सी इक्वल टू क्या हो गया? R। और R1 था क्या स्टूडेंट? इसका मतलब ये हो गया कि अब देखिए, तो एक्चुअल में आपने दो ट्रायंगल का हेल्प लिया। कितना ट्रायंगल का? इसका मतलब अगर आपको पॉलीगॉन नहीं पढ़ाते तो तीन वेक्टर देते तो उन तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने के लिए कितना बार आपको ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगाना पड़ता? दो बार, क्योंकि आपने टू ट्रायंगल का हेल्प लिया, करेक्ट। ओके, अब नाउ इन ट्रायंगल बी सी डी, ट्रायंगल बी सी डी में देखिए, ट्रायंगल बी सी डी, ट्रायंगल बी सी डी में कौन सा दो वेक्टर एक ऑर्डर में है? फर्स्ट। सब लोग रिप्लाई करेंगे, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी एक ऑर्डर में, करेक्ट। और कौन सा वेक्टर रिवर्स ऑर्डर में है? जिसका नाम हम लोग क्या दिए थे? R2। तो इस वेक्टर और इस वेक्टर का ये ट्रायंगल बी सी डी में बी एंड सी आर इन ऑर्डर, तो रिवर्स ऑर्डर तो ये वेक्टर है। और इसका नाम क्या दिए हैं?
R2, तो क्या लिख सकते हैं B प्लस C इक्वल टू R2, हाँ या ना? ओके, नाउ इन ट्रायंगल ADB, ट्रायंगल यहां देखते रहिएगा सब लोग, इन ट्रायंगल ABD में दो वेक्टर बताइए जो सेम ऑर्डर में है, A एंड R2, A एंड R2। देखिए ट्रायंगल ABD, तो यही ट्रायंगल है ना, ABD, A B एंड D, तो A एंड R2 आर इन द सेम ऑर्डर, बट रिवर्स ऑर्डर में कौन सा है? R, तो क्या लिख सकते हैं A प्लस R2 इक्वल टू R, करेक्ट? और R2 का वैल्यू क्या था स्टूडेंट? तो अब बताइए, इस प्रोसेस के थ्रू गए जिसमें पहले A और B को ऐड किए और बाद में C को ऐड किया उसके साथ, और इस प्रोसेस के थ्रू गए जिसमें B और C को पहले ऐड किया बाद में उसके साथ A को ऐड किए, डिफरेंट रिजल्टेंट मिला या सेम रिजल्टेंट मिला? सेम। तो मैंने प्रूफ कर दिया कि ऐसा होता है। इसका मतलब है कि आज के बाद अगर कोई 3 वेक्टर दिया जाएगा तो इस चीज़ में टाइम वेस्ट नहीं करना है कि सर पहले किसको जो ऐड करें। अगर ऐसा मैं बोल दिया कि एट अ टाइम 2 ही वेक्टर ऐड कीजिए तो विदाउट वेस्टिंग टाइम यू कैन ऐड एनी 2 वेक्टर और उसके बाद 3rd वेक्टर को आप ले सकते हैं। और ऐसा हम लोग को भी कहीं कहीं पे लाइफ को ईजी करने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए करना पड़ सकता है, बट तो उस टाइम के लिए कॉन्फिडेंस दे रहा हूँ। आज से 1 साल बाद भी मुझे याद रहेगा कि देखिए मैं यहाँ पे ऐसे पढ़ाया था। हो सकता है इलेक्ट्रोस्टेट एक टॉपिक है क्लास 12th में, उसमें कहीं कहीं पर रिक्वायरमेंट हो जाता है इस लॉ का, जिससे कि प्रॉब्लम ज़्यादा फास्ट बनता है। तो मुझे लगता है कि अगर मुझे याद रहेगा तो शायद आप लोग को भी याद रहेगा। करेक्ट? याद रहेगा या नहीं रहेगा? थर्ड वाला आपके लिए छोड़ रहे हैं, सारा काम मैं ही कर दूंगा, तो कुछ घर पे आप भी प्रैक्टिस कीजिए। तो उसको सोचिएगा, घर पे सोचिएगा, नहीं होगा तो फिर कर देंगे नेक्स्ट क्लास में। साइंस है ना, दो का सोल्यूशन मैं कर दिया था, थर्ड का तो एटलीस्ट आप भी सोच सकते हैं। और नहीं होगा तो मैं पक्का मैं कर दूंगा, डोंट वरी। और ऐसा बिल्कुल एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस। जस्ट हम लोग अपने लाइफ को आसान बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 प्रूफ किया, ठीक है। बट फिर भी आप थर्ड का ट्राई कीजिए, नहीं होगा मैं बिल्कुल नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कर दूंगा। इसको सॉल्व क्या करना, 2 मिनट का काम है, बस पहले आप ट्राई कीजिए। मैं चाहता हूँ पहले खुद से इसमें दिमाग दौड़ाइए। और नहीं तो देखिए आप पूछ दिए तो अब पूछने के बाद आगे बढ़ने का मन नहीं करता है। चलिए अच्छा बताइए कि वेक्टर ए है, बी है और सी है, तब मेरे क्वेश्चन का आंसर ये दीजिए, इज इट कंपल्सरी कि ए के हेड पे बी का टेल ही रखे? कहीं पे तो ये नहीं बोले इफ 3 वेक्टर्स आर टेकन इन ऑर्डर, तो मैंने कहीं बोला है कि पहले कौन लेना है, बट सबको एक ऑर्डर में सजा देना है। करेक्ट? तो स्टूडेंट ए के बाद मेरी मर्जी है ना, सी भी तो ले सकते हैं, समथिंग लाइक दिस। मैं डायग्राम वहाँ पे मुझे एग्जैक्ट याद नहीं कि सी का कैसे था। अब इसमें क्या कीजिए कि ए और सी को अगर पहले ऐड करेंगे तो इसको R3 मान लीजिए, और R3 के साथ B को ले लीजिए, तो क्या मिल जाएगा? R मिल जाएगा। ठीक है? जिनका भी डाउट था क्लियर हुआ? जिनका भी डाउट था स्टूडेंट वो क्लियर हो गया? इसका मतलब 3 वेक्टर है तो इट इज नॉट कंपलसरी कि जब हम लोग ऑर्डर में ले रहे हैं तो एक के बाद बी ही ले हैं। तो इसको प्रूफ करने के लिए एक के बाद सी ले लीजिए, प्रूफ हो जाएगा। चलिए तो एक कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था, ठीक है। अब 2 लॉ और बचा हुआ है और अभी वेक्टर का सिर्फ 5% पढ़े हैं। कितना परसेंट लग रहा है? अच्छा वेक्टर तो खत्म होने को है, ओनली 5%। इट इज जस्ट इंट्रोडक्शन। ये माहौल बन रहा है वेक्टर पढ़ने का कि अब हम लोग वेक्टर पढ़ने वाले हैं।
आप में से कौन कौन लोग पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं? नाम सुने हैं? अब थोड़ा सा मैथमेटिक्स सीखते हैं। अगर इसको बेस बोलते हैं और इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं तो इसे क्या बोलते हैं? 90 डिग्री के सामने को। इस थ्योरम का नाम क्या था? वर्ल्ड फेमस। तो यस, तो ए हाइपोटेन्यूज का वैल्यू क्या होता है? बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर। ओके ओके, इसका मतलब स्टूडेंट कहने का सेंस ये है कि अगर मैं ये बोल दिया कि मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी सी द राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? नाम ही बोल रहे हैं ना, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री इसका सेंस होता है। तो इसका वैल्यू अगर 3 दे दिया, इसका वैल्यू सपोज इसका वैल्यू 4 दे दिया, इसका वैल्यू 6 दे दिए, तो ए वैल्यू निकाल लेंगे आप लोग? हाँ या ना? एक कितना होगा? 4 का स्क्वायर प्लस हाउ मच? 50 हो गया? 50 हो गया? 52 हो गया? ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, बहुत सा सिंपल सा एक क्वेश्चन है स्टूडेंट, कि ए है 4 और ए है 6 और ए एंगल 30 डिग्री है। कितना डिग्री? ये नजर आ रहा है सबको? और इसे बोल रहे हैं ए, इसे बोल रहे हैं बी, ऐसे बोल रहे हैं सी। ये तो पता ना कि बी के सामने को हम लोग स्मॉल बी लिख देते हैं, सी के सामने का स्मॉल सी, ए के सामने का स्मॉल लिख देते हैं, करेक्ट? तो मुझे ए का वैल्यू यहाँ पे 4 है स्टूडेंट, और बी का वैल्यू है 6 और सी का वैल्यू निकालना है। बट दिस ट्रायंगल इज नॉट राइट एंगल ट्रायंगल। ए ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। देन सी का वैल्यू क्या होगा? ऐसा कहीं पे इनकाउंटर किए हैं कि ऐसा आ गया तो क्या होगा? हाँ सही बोल रहे हैं, ठीक है, बोलिए। ओके, आप में से एक स्टूडेंट मुझे थोड़ा सा आइडिया दे रहे हैं कि सर यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल देंगे यहाँ पे। ओके, ऐसा ही कुछ बोलना चाह रहा है ना? तो स्टूडेंट एक्चुअल में इसी चीज़ को पढ़ाने के लिए मैं आपको एक कोसाइन रूल पढ़ा रहा हूँ। कौन सा रूल? और ये हम लोग को पैरेललोग्राम लॉ में यूज में आएगा। और पैरेललोग्राम लॉ में पढ़ाने से पहले जब तक आपको ट्रिग्मेट्री का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं दूंगा तब तक मैं पैरेललोग्राम लॉ नहीं शुरू करेंगे, क्योंकि विदाउट बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्मेट्री आपको पैरेललोग्राम में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले अब क्या करेंगे कि अभी एक आध क्लास हम लोग बेसिक ट्रिग्मेट्री पढ़ेंगे, और जब मुझे लगा कि नहीं है जितना मुझे चाहिए वेक्टर के मैथमेटिक्स उतना में आप मास्टरी हासिल कर लिए हैं, तब जाकर पैरेललोग्राम पे कम बैक करूँगा। ओके, तो देखिए एक्चुअल में सपोज कीजिए कि ए है बी। आज के बाद कोई भी ट्रायंगल दिया हुआ हो, इट इज नॉट कंपल्सरी कि ऑल द टाइम राइट एंगल ट्रायंगल दिया रहेगा। तो कोई भी दो ट्रायंगल दिया हुआ हो और उस ट्रायंगल का दो साइड, ट्रायंगल का कोई भी दो साइड दिया रहेगा और अगर उसके बीच का एंगल पता रहेगा, इसका मतलब क्या क्या दिया हुआ है? ए बी एंड बी के बीच का एंगल, और दिस एंगल मे और मे नॉट बी 90 डिग्री, दिस एंगल मे और मे नॉट बी 90 डिग्री। तो सी का वैल्यू क्या होगा? इसके लिए हम लोग एक फार्मूला डेवलप करने जा रहे हैं।
इसी फॉर्मूला का नाम क्या दे दिए हैं, कौन सा रूल, कोसाइन रूल। तो इसको निकालने का तरीका स्टूडेंट ये होता है कि कैपिटल बी से, जैसा कि स्टूडेंट यहां पे एक बता रहे थे मुझे, यहां से एक परपेंडिकुलर यहां पे ड्रॉ कर दीजिए और यहां से यहां तक के वैल्यू को x मान लीजिए। क्या मान लीजिए, x। तो बताइए स्टूडेंट कि ये क्या हो जाएगा, b मान, क्योंकि ये पूरा वैल्यू क्या था, पूरा वैल्यू क्या था मेरा, ये पूरा वैल्यू था b, पूरा वैल्यू क्या था b। तो अगर यहां से यहां तक का इस और इसका नाम दीजिए d, कैपिटल D, तो d से a का डिस्टेंस को अगर मैं x मान रहा हूं तो c से d का डिस्टेंस कितना बचेगा, b माइनस x। नाउ इन ट्रायंगल, अब बताइए ट्रायंगल ए डी बी डी एंड सी, नहीं लगता कि राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में पॉइंट टू बी नोटेड, इस राइट एंगल ट्रायंगल में साइन थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, इसको मान लीजिए बाई, क्या मान लीजिए, बाई। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, बाई बाई है, तो y का वैल्यू कितना हो गया, a साइन थीटा, ठीक है। और नाउ इन, अब cos थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे स्टूडेंट, b माइनस एक्स बाई ए। तो b माइनस एक्स के लिए क्या होगा, a cos थीटा। तो x का वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट, x इक्वल टू नहीं लेता कि b माइनस ए कॉस थीटा हो जाएगा। व्हाट द वैल्यू ऑफ x, b माइनस एक्स इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो b माइनस एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा, करेक्ट। देन x इक्वल टू क्या, b माइनस ए कॉस थीटा। यहां तक आ गए, यहां तक किसी को डाउट। तो x का वैल्यू आपको मिल गया b माइनस ए कॉस थीटा, और इस टर्म में एवरीथिंग आर नोन, b दिया हुआ, a दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, तो आपको y भी पता चल गया और x भी पता चल गया। नाउ इन ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल बी डी ए, तो a है y और a है x, तो a वैल्यू, और हम लोग, और ये था क्या c, हम लोग को c ही निकालना था। व्हाट इज माय पर्पस फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ c, इफ टू साइड्स आर देयर, if two sides are given and angle between these two sides are also given, then what is the value of third side। तो c का वैल्यू के लिए क्या हम लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम, हाँ या ना। तो अब वहां पे x का वैल्यू पुट कीजिए, तो c इक्वल टू एक्स का वैल्यू क्या था, b माइनस ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और बाई का वैल्यू क्या था, ए साइन थीटा का होल स्क्वायर। और इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो c इक्वल टू क्या मिल गया, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 2ab कॉस थीटा। मैंने इसके बदले इतना लिखा, ठीक है यहां तक। और इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सब लोग यहां पे देखेंगे, एवरी स्टूडेंट कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाइट बोर्ड। तो यहां तक आ गए, और इस टर्म और इस टर्म को अगर एक साथ मिला देते हैं, नाउ इट बिकम्स व्हाट, तो ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो लिख सकते हैं ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू व्हाट, 1। तो फाइनली वी गेट व्हाट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, हाँ या ना।
इसका मतलब है कि मेरी तरफ से मैथमेटिक्स का पहला फार्मूला आपको दिए, और ये है कि किसी भी ट्रायंगल में दो साइड दिया रहेगा और उसके बीच का एंगल भी दिया रहेगा, तो उस एंगल के सामने का साइड जो कि हम लोग को निकालना है उसको हम लोग निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला, एंड दिस फार्मूला इज कॉल्ड विच रूल? कोसाइन रूल। फार्मूला क्या बना स्टूडेंट? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। अब आप में से किसी का क्यूरियोसिटी रहेगा कि सर ये जो फार्मूला बनाए हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल पे वैलिड होगा या नहीं होगा? तो ये तो राइट एंगल ट्रायंगल पे भी वैलिड हो जाएगा। ये है ए, ये है बी, और एंगल अगर 90 डिग्री, तो cos 90 कितना होता है? 0। तो अगर एंगल 90 रहेगा तो ये टर्म तो खत्म हो जाएगा ना। तो फार्मूला क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट ओवर, जो आप जानते थे पाइथागोरस थ्योरम। तो अब बताइए विच वन इज मोर एंड मोर जनरलाइज, पाइथागोरस या दिस वन? वो तो सिर्फ 90 डिग्री तक के लिए था, बट एक किस एंगल के लिए था? सिर्फ 90 डिग्री के लिए या कुछ भी एंगल के लिए? समझ में आ गया? इसका मतलब है कि आज के बाद किसी भी ट्रायंगल का दो साइड दिया रहेगा, उस दोनों साइड के बीच का एंगल दिया रहेगा, तो थर्ड साइड हम लोग निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला। आज के बाद इस फार्मूला को एकदम रट लीजिए, मेमोराइज कर लेना है। फार्मूला क्या था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, वेयर थीटा इज व्हाट? वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो सी क्या था? उस थीटा का सामने का साइड क्या था? इसका मतलब सपोज कीजिए कि 6 है या 4 है और ये एंगल 60 डिग्री है, और मैं इसका वैल्यू पूछा, जल्दी से बताइए सी का वैल्यू क्या होगा? डू इट फास्ट। ये है 6। कितना हो जाएगा? cos 60 डिग्री, और cos 60 का वैल्यू कितना होता है स्टूडेंट? वेरी गुड। तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 36 हो गया, और ये हो गया कितना? 24। क्योंकि ये हाफ रहेगा तो 2 और 2 से आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो बचेगा कितना? रूट, इसका मतलब 2√7। तो ऐसा कुछ रहेगा। तो अब तो अगर सपोज वेक्टर में अगर मुझे इस टाइप का रिक्वायरमेंट अगर होता है तो आप लोग कर लेंगे। ओके। तो ओके स्टूडेंट, आज का क्लास में वेक्टर का यहाँ पे ही ख़त्म कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में कुछ ट्रिग्नोमेट्री का और बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। लाइक सपोज कीजिए कि cos 120 डिग्री का पूछेंगे या cos 150 डिग्री का कैसे एंगल का वैल्यू निकालते हैं वो पढ़ाऊंगा, और तब आगे बढ़ेंगे पैरेललोग्राम लॉ में। तो आज का क्लास इतना ही। 10 मिनट का आप लोग ब्रेक लीजिए, फिर ज्वाइन करते हैं केमिस्ट्री के लिए। ओके ओके। सौरभ बंद कीजिए।